कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 और अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। आज हम इसी अध्याय के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों और परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? उत्तर में हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी या सत्ता में हिस्सेदारी का अर्थ किसी भी तरह से आ सकता है। सत्ता की साझेदारी आ सकता है या सत्ता में हिस्सेदारी आ सकता है। सत्ता की साझेदारी या सत्ता में हिस्सेदारी का अर्थ देश में विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच सत्ता या शासकीय शक्तियों का बंटवारा करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। प्रश्न नंबर 2 है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के 3 तरीके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। तो इसमें 3 तरीके हैं। उसमें पहला है सरकार के अंगों में साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का पहला तरीका सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा करना है। सरकार के 3 अंग होते हैं और 3 अंग हैं विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बीच काम बांट दिए जाते हैं। जैसे विधानपालिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है तथा न्यायपालिका का काम कानून तोड़ने वालों को सजा देना है। जब काम तीनों अंगों में बांट दिए जाते हैं तो इस बंटवारे का फायदा यह होता है कि कोई भी अंग एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता है। और दूसरा तरीका है सत्ता को बांटने का, वो है सरकार के स्तरों पर साझेदारी। सरकार के स्तरों पर साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का दूसरा तरीका सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों पर बांटना है। सरकार के 3 स्तर हो सकते हैं, जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें। तो ये 3 स्तर हैं जो सरकार के हो सकते हैं। इन तीनों स्तरों पर शक्तियों को बांटते समय यह ध्यान रखा जाता है कि ऐसे मामले जो पूरे देश से संबंध रखते हैं उन्हें केंद्र सरकार को सौंपा जाता है और ऐसे मामले जो राज्यों से संबंध रखते हैं उन्हें राज्य सरकारों को सौंपा जाता है और ऐसे मामले जो किसी स्थान से संबंध रखते हैं उन्हें स्थानीय सरकारों को सौंपा जाता है। और तीसरा तरीका है बांटने का सत्ता को विभिन्न समूहों में साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का तीसरा तरीका सत्ता को देश के अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच बांटना है, लोगों के बीच बांटना है। जैसे धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा ऐसे ही किया गया है। वहां संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। प्रश्न नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में बताइए। पूरा जो पाठ है वो बेल्जियम के और श्रीलंका के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में बताइए। उत्तर में हम कह सकते हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। इस छोटे से देश में जो विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं उनकी बनावट काफी जटिल है। उसमें कौन कौन से रहते हैं? देश की कुल आबादी का 59%, 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। इलाके का नाम है, देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। ये याद रखना है कि कितने प्रतिशत लोग उसमें बेल्जियम में डच बोलते हैं। तो 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। दूसरा, देश की 40% जनसंख्या वेलोनिया इलाके में रहती है। वेलोनिया
देश की 40% जनसंख्या विलोनिया इलाके में रहती है और फ्रेंच बोलती है। और तीसरा है शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। तो ये जो ढांचा है, जातीय बनावट है, ये आपने उसकी याद रखनी है बेल्जियम की। प्रश्न नंबर 4 है बेल्जियम में सत्ता की हिस्सेदारी का वर्णन करो कि वहां कैसे सत्ता को बांटा गया है। बेल्जियम में सत्ता की हिस्सेदारी का वर्णन करो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स के द्वारा इसको समझाएंगे। बेल्जियम में केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई है। याद रखने कितने प्रतिशत फ्रेंच बोलते हैं और कितने प्रतिशत डच बोलते हैं। ऊपर वाले प्रश्न में बताया गया था 59% लोग हैं वो डच बोलते हैं और 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। तो बेल्जियम में केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई है। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां दोनों इलाकों फ्लेमिश और वेलोनिया में बांट दी गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन इलाकों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण कम हो गया है। और तीसरा जो तरीका किया गया है, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, पूरे देश की अलग सरकार है, राजधानी में एक अलग सरकार है। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों अर्थात फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों की समान हिस्सेदारी है। और चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में एक तीसरे स्तर की सरकार भी है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जो सामुदायिक सरकार है, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 5 है बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में कई बार आया है। बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? तो किसी देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा अपनी मर्जी से शासन चलाना। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, किसी देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा अपनी मर्जी से शासन चलाना तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की इच्छाओं की अनदेखी करना बहुसंख्यकवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 है श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में बताइए। 2 उदाहरणों से इस पूरे पाठ को समझाया गया है, श्रीलंका और फिर बेल्जियम। तो श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में बताएं। तो श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। और पहले वहां पर है सिंगली, ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं। इनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, यानी कि श्रीलंका में जो कुल जनसंख्या है उसमें 74% सिंगली है। ये सिंगली भाषा बोलते हैं और बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। दूसरे जो श्रीलंका में रहते हैं वो है तमिल। ये वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय और गन्ने की खेती करने के लिए भारत से मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे। इनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, 18% है। और तीसरे हैं ईसाई। श्रीलंका में श्रीलंका की कुल जनसंख्या में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, 7% है, 7% है। और ये सिंगली तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है इसी से संबंधित, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का वर्णन कीजिए। बहुसंख्यकवाद पिछले हमने आपको बता दिया है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का जब किसी देश में बहुत सारे लोग अल्पसंख्यकों की अनदेखी करने लग जाएं तो उसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं। बहुसंख्यकवाद का वर्णन कीजिए। किसी देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा अपनी मर्जी से शासन चलाना और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की इच्छाओं की अनदेखी करना बहुसंख्यकवाद कहलाता है। तो पहले आपने उसका बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताना पड़ेगा। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। उसमें पहले हैं सिंगली, ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं और इनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74%, 74% है। दूसरे तमिल, ये वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय और गन्ने की खेती करने के लिए भारत से मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे। इनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18
फीसदी है, 18% है। और तीसरे हैं ईसाई। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। जब तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज रहा या अंग्रेजों का शासन रहा, जब तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज रहा, तब तक अंग्रेजी सरकार सभी कामों में तमिलों को प्राथमिकता देती रही। लेकिन श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद वहां के बहुसंख्यक सिंगलियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों के लिए है। 1956 में श्रीलंका की सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल भाषा की अनदेखी करके सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। श्रीलंका सरकार के इन फैसलों से तमिल नाराज हो गए। उन्हें लगा कि नौकरियों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। श्रीलंका सरकार के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर 1976 में तमिल युवकों ने एक सशस्त्र संगठन की स्थापना की जिसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम या फिर लिट्ठे का नाम दिया गया। इस संगठन की मुख्य मांग यह है कि तमिलों को शासन में उचित भागीदारी दी जाए तथा उत्तरी श्रीलंका में उनके लिए एक अलग देश की स्थापना की जाए। अपनी मांग को पूरा करने के लिए इस संगठन ने हिंसक गतिविधियों का सहारा लिया। इससे श्रीलंका में अशांति फैल गई। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच इस टकराव ने बाद में गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस गृह युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, इसी से संबंधित है कि गृह युद्ध का क्या अर्थ है। सिविल वार भी इसको कहते हैं। गृह युद्ध का क्या अर्थ है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि जब किसी देश में एक समूह के हितों की अनदेखी की जाती है, जब किसी देश में एक समूह के हितों की अनदेखी की जाती है, तो वह समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के विरुद्ध हिंसक लड़ाई लड़े और यह हिंसक लड़ाई एक युद्ध जैसा रूप ले ले, तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर 9 है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? या तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है या फिर प्रश्न आ सकता है कि सत्ता की साझेदारी के 4 लाभ बताइए। क्यों जरूरी है या सत्ता की साझेदारी के 4 लाभ बताइए। या फिर इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, व्याख्या कीजिए। तो किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, उत्तर वही लिखना है कि सत्ता की साझेदारी के लाभ बताइए। तो पहला लाभ हम बता सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की स्थिति कम हो जाती है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन, और लोगों का शासन तभी कायम हो सकता है जब उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। और तीसरा है, सत्ता की साझेदारी से देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है। और चौथा है, सत्ता की साझेदारी हिंसा को रोकती है। प्रश्न नंबर 10 है, कई बार ये प्रश्न भी आया है पेपर में, सत्ता के क्षितिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षितिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो जब किसी देश में सरकार के तीनों अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो इसे सत्ता का क्षितिज वितरण कहते हैं। कामों को तीनों अंगों में बांटने का फायदा यह होता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या अभिप्राय है? सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या अभिप्राय है? तो जब किसी देश में सत्ता का बंटवारा उच्च स्तर से निम्न स्तर की सरकारों के बीच किया जाता है, जब किसी देश में सत्ता का बंटवारा उच्च स्तर से निम्न स्तर की सरकारों के बीच किया जाता है, तो इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसका फायदा यह होता है कि हर सरकार अपने अपने क्षेत्र में रहकर काम करती है
और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है। लघु प्रश्न उत्तर भी हैं इस पाठ के कई सारे, तो एक एक करके करते हैं इनको भी। पहला है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। प्रश्न नंबर 2 है, बेल्जियम की कुल आबादी का कितने प्रतिशत डच बोलता है? तो 59% जो हिस्सा है वो डच बोलता है। प्रश्न नंबर 3 है, बेल्जियम की कुल आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्रेंच बोलता है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं बेल्जियम में। प्रश्न नंबर 4 है, बेल्जियम की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? 59% जो हिस्सा है जनसंख्या का वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। प्रश्न नंबर 5 है, श्रीलंका में किन किन समुदायों के लोग रहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि 74%, 74% सिंगली रहते हैं, 18% तमिल रहते हैं और 7% ईसाई रहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र देश बना? 1948 में। श्रीलंका पर भी पहले अंग्रेजों का राज था, हम 1947 में स्वतंत्र हुए, तो श्रीलंका वहीं पर 1948 में स्वतंत्र हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक, श्रीलंका की सरकार ने कब एक कानून बनाकर तमिल भाषा की अनदेखी करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? तो 1956 में सिंगली को राजभाषा बना दिया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, श्रीलंका का गृह युद्ध किन समुदायों के बीच चल रहा है? श्रीलंका का गृह युद्ध किन समुदायों के बीच चल रहा है? सिंगली और तमिलों के बीच जो है वो गृह युद्ध चल रहा है। प्रश्न नंबर 9 है, बेल्जियम देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 जो है वो मल्टीपल है, बहुविकल्प प्रश्न है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस पर आधारित है? क है केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व, ख है 2 क्षेत्रीय सरकारों का गठन, ग है सामुदायिक सरकार का गठन और घ है उपर्युक्त सभी। तो सही जो इसका उत्तर है वो उपर्युक्त सभी आएगा, घ ऑप्शन आएगा। प्रश्न नंबर 11 है, श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो श्रीलंका जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, श्रीलंका में सिंगली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। प्रश्न नंबर 13, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। प्रश्न नंबर 14 है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 15, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो सरकार के जो 3 अंग है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 16, जातीय समूहों से क्या अभिप्राय है? जातीय समूहों से क्या अभिप्राय है? तो जातीय समूह वे समूह होते हैं जिनकी अपनी एक संस्कृति होती है। जातीय समूह वे समूह होते हैं जिनकी अपनी एक संस्कृति होती है और इसी के आधार पर वे स्वयं को अन्य जातीय समूहों से अलग मानते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो 4 वहां पर संशोधन हुए हैं 1970 से लेकर 1993 के बीच। ये भी एक बार परीक्षा में आया है। प्रश्न नंबर 18 है, जर्मनी के 2 राजनीतिक दलों के नाम बताओ। तो जर्मनी में जो 2 राजनीतिक दल हैं, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये सत्ता की साझेदारी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। धन्यवाद, नमस्कार।